हेलो मेरे सभी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जिन्होंने पीएटी का एग्ज़ाम दिया था, है ना। आज उनकी हमारी एक जानकारी है उनके लिए, वो समझ लें। बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं और कॉल भी एक सीमा होती है, बहुत कॉल आ रहे हैं कि सर काउंसलिंग की डेट बताइए, काउंसलिंग की डेट बताइए। तो आज काउंसलिंग डेट आई है। कुछ लोगों का ये भी बहुत प्रश्न आ रहा है, सर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वो सारा इंतजार हम अब ख़त्म होने की घड़ी आ गई है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा। तो मेरे सामने मैंने अभी नेट पर निकाल ली है पूरी टेबल बोर्ड पर। तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश, इसमें जो डेट दी है हमें, आज की जो डेट हमें डाला है उन्होंने, तो ये दिया है 14/1/2021 की काउंसलिंग है। कभी फ्यूचर में ये ओल्ड भी हो जाए तो आप इसको आधार ना माने। आप देखें इसके बाद ये बीएससी एग्रीकल्चर के लिए काउंसलिंग है, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए काउंसलिंग है ना, बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए भी काउंसलिंग है और बीटेक के लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, यानी 4 डिग्रियों के लिए ये प्रवेश काउंसलिंग है। ठीक है, तो 4 के लिए दोनों हमारे विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के JNKVB जबलपुर और RVSKVB यानी राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की दोनों की संयुक्त काउंसलिंग होती है। इसमें उन्होंने 2 तालिकाएं, 2 टेबल दी हमारे पास, 1 और 2। इनमें दिए गए श्रेणीवार पात्रताओं की जानकारी हम लेंगे कि काउंसलिंग कैसे करना है और फॉर्म कैसे भरना है, इसकी पूरी जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये टेबल आ गई हमारे सामने, ये दिए। ठीक है, चलो पहले एक टेबल को पढ़ लेते हैं। तो हमारे सामने ये तालिका दी है, उसमें हम देखते हैं पीएटी 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में ये जानकारी है। तो उन प्राप्तांकों के आधार पर हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ 9 तरह की श्रेणी बनाई है स्टूडेंट की। क्या बनाई है? स्टूडेंट की श्रेणी बनाई है और यहाँ पर डिग्री की श्रेणी बनाई है। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 काउंसलिंग के लिए बात करेंगे, बीएससी हॉर्टिकल्चर की और बीएससी फॉरेस्ट्री की और बीएससी एग्रीकल्चर की। इसमें हम देख रहे हैं कि ये बीटेक के लिए बनाई गई है। इसमें जो भी बातें होंगी वो बीटेक के लिए होंगी जिन्होंने मैथ से एग्जाम दिया था पीएटी का, और इसमें वो होगा जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर यानी बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री, इसमें 3 की बात कही है। कुल 4 डिग्री बताई थी मैंने आपको ऊपर, तो इनमें से इंजीनियरिंग अलग हो जाएगी और ये कॉमन हो सकती है। तो इसमें क्या कही गई है, तो ये स्टूडेंट श्रेणी में बांटे गए। तो स्टूडेंट कितने प्रकार से उन्हें डिवाइडेशन गए वो समझिए आप। स्वतंत्रता सेनानी में जो हैं सैनिक अभ्यर्थी के समस्त श्रेणी में हो, चाहे वो एसटी में हो, चाहे एससी में हो, चाहे वो यूआर में हो। यूआर का मतलब अनरिजर्व, है ना, जिसे लोग जनरल के नाम से ज्यादा जानते हैं, है ना, या ओपन के नाम से जानते हैं। यूआर का मतलब ओपन या अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, फ्रीडम फाइटर, है ना, इनके बारे में। तो हम बात कह रहे हैं कि जिनमें से कोई भी अभ्यर्थी हो, इसमें से श्रेणी में आने वाला कोई भी अभ्यर्थी हो, उसके चाहे कितने भी नंबर आए हों, आप इसमें क्या हैं, पात्र हैं किसको, काउंसलिंग कराने के। काउंसलिंग कराने के पात्रता आपके पास है, चाहे आपके कितने भी नंबर हों। ठीक है, अब आती है बात हमारे सामने, ये बीटेक में भी वो भरने की क्षमता रख सकते हैं। यदि मैथ का अभ्यर्थी है, तो मैथ का स्टूडेंट है तो भर सकता है। दूसरा है अनुसूचित जाति श्रेणी की समस्त महिला वर्ग, यानी हम लोग इस नाम से जानते हैं एससी फीमेल। किस नाम से जानते हैं? एससी फीमेल। एससी फीमेल में जितनी भी बच्ची पीएटी एग्जाम में बैठी हैं, पीएटी एग्जाम में बैठी हैं, वो सभी इसमें समस्त पात्र अभ्यर्थी बताए गए हैं। ऐसे ही इसमें यदि बीटेक के लिए भी उन्होंने फॉर्म भरा है, पीसीएम से पेपर दिया हुआ है। कैसे? पीसीएम से पेपर दिया हुआ है, तो इनको भी भरने की पात्रता दी गई है। इनके लिए कोई लिमिट सामने नजर नहीं आ रही है। बाकी यदि कोई प्रॉब्लम्स या कुछ लिमिट यदि वो एप्लीकेशन में वहाँ जो काउंसलिंग में रखें, वो उनकी मर्जी है। यहाँ आपके सामने दिख रहा है, ये नेट से डला हुआ PDF है पूरा उनका, राजमाता विजयाराजे विश्वविद्यालय और उसका JNKV काउंसलिंग, है ना। मैं केवल इसी आधार पर बता रहा हूँ, है ना। अब देखें आगे, अनुसूचित जाति यानी जनरल वर्ग, इनमें कोई भी एससी, है ना। दूसरा आता है हमारे पास समस्त अभ्यर्थी, समस्त एससी कृषक,
अभ्यर्थी, समस्त अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिट नहीं लेगा ये कि आप कितने तक भर सकते हैं। अब आता है अनुसूचित जाति श्रेणी, समस्त महिला अभ्यर्थी, एसटी फीमेल। एसटी फीमेल के लिए बात कही गई है कि बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री लेना है तो 47 अंक होना निश्चित है। इससे यदि कहीं 46 भी हुए तो वो काउंसलिंग में पात्र नहीं है, अर्थात उसका फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक लिमिट आ गई, इससे पहले ऊपर कोई लिमिट नहीं दी गई है। ये दर्शाता ही है, ऐसा समझ में आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। दूसरा ये 40 उसमें देता है कि तुम्हें बीटेक में दी हूँ तो इसमें वो भर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है देखिए बीटेक में। उसके बाद आती हमारे सामने एसटी में कोई भी हो वर्ग उनका, यानी कृषक हो या नहीं हो, एसटी कृषक भी और एसटी बिना कृषक भी। इसमें अभ्यर्थी 47 नंबर तक भर सकता है समस्त छात्रों के लिए, इसमें तो कोई लिमिट है ही नहीं। चलो ठीक है। अब आता है अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, समस्त महिला वर्ग, अर्थात ओबीसी की फीमेल कितने नंबर आने पर वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है, तो लगभग कर सकती है वो 60। यदि किसी भी गर्ल्स के नंबर 60 हैं लेकिन वो ओबीसी वर्ग में आती है और उसके 60 नंबर हैं तो वो बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में वो फॉर्म अप्लाई करने की पात्रता रखती है। और यदि उसने मैथ से एग्जाम दिया है ओबीसी के तो उसको 63 नंबर पर फार्म भरने की पात्रता है। कितने की है? फार्म भरने की उसकी पात्रता है, वो काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है। ये इसका मतलब, ये मैं जो बता रहा हूं इसमें जो नंबर दिए हैं इसका मतलब नहीं है हमारा सिलेक्शन हुआ है, ये बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दें। ये तो फार्म भरने के लिए एक लिमिट दी है कि आप इतने नंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। यदि कहीं लिस्ट 100 पे रुक गई तो रुक गई, इनका कोई वो नहीं है। तो ये तो फॉर्म अप्लाई करने का सिस्टम समझा रहा है, लेकिन मैं एक बीच में बताऊंगा लास्ट में कि कितने नंबर तक हमारा सिलेक्शन होने की संभावना है। चलो ठीक है। दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी बॉयज है ना, और बॉयज में कृषक, बॉयज में और बॉयज में कृषक 72 नंबर का स्टूडेंट इसमें अप्लाई करने की पात्रता रखता है। और ये 71 नंबर के जो स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग में भी अपनी पात्रता रख सकता है, यानी एलिजिबल है। अब आता है हमारे सामने दूसरा अनारक्षित वर्ग यानी यूआर, अनरिजर्व। यूआर का मतलब अनारक्षित वर्ग में समस्त महिला अभ्यर्थी, यानी इसे हम लोग जनरल गर्ल्स कह सकते हैं। तो जनरल गर्ल्स में समस्त छात्राएं भर सकती हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, वो एलिजिबल मानी की गई हैं। समस्त बीएससी एजी में भी की गई हैं और बीटेक में भी की गई हैं। ये पहला भारत में, मैं अब क्या नाम, मध्य प्रदेश में सन 1999 और 99-2000 में जब मैंने अपना सिलेक्शन लिया तब से पहली बार ऐसी काउंसलिंग देख रहा हूँ 21 साल की उम्र में, 21 साल के एक्सपीरियंस में, कि सभी अभ्यर्थियों को पात्रता ध्यान दी जा रही है। जहाँ भी दी जा रही है, यहाँ भी दी जा रही है, यहाँ भी। इससे पहले लिमिट रहती थी जैसे ये दी गई है लिमिट, है ना। इससे पहले कभी भी समस्त अभ्यर्थी लिखा मुझे आज तक नहीं मिला था। ये पहली बार ऐसा मिला है जिसमें एससी फीमेल समस्त अभ्यर्थी और एससी की ये समस्त अभ्यर्थी, जनरल ये समस्त अभ्यर्थी, ये सारे स्टूडेंट्सों को कितने भी नंबर हों ऐसा इससे लग रहा है ना। बाकी पीछे और कुछ मंशा हो तो मुझे जानकारी नहीं है इतनी, लेकिन जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है वो समस्त का मतलब जो पीएटी बैठे वो भर सकते हैं। सीधी बात इतनी है, पीएटी का रोल नंबर है, भर सकते हैं। यही क्लियर है ना, इससे तो लग रहा है ऐसा, है ना। अब आती है अनारक्षित वर्ग में यूआर में बॉयज एंड क्या कृषक या ईडब्ल्यूएस के समस्त अभ्यर्थियों के लिए 72 या अधिक हैं, तो इसमें 71 हैं या इससे अधिक हैं, वो केवल फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। यानी आप फॉर्म भरने की पात्रता की सीमाएं बताई गई हैं। 3 तरह की डिग्री ये और 4 तरह की डिग्री में स्टूडेंट हैं। फॉर्म भी 4 तरह के ही आता है, फॉर्म भरते हैं। तो अभ्यर्थियों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह के वर्गों में बांटा गया स्टूडेंट को, और 9 वर्गों की एक एलिजिबिलिटी उन्होंने दिखा दी, यानी पॉसिबिलिटी। ये स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं कहीं से भी ऑनलाइन। ये साइट दी गई है, इस पे भी आ सकता है, क्रिप्स वाले पे भी आ सकता है, तो क्रिप्स का भी दिया हुआ है। अक्सर मेरे अंदाज में यहाँ भरा जाएगा फॉर्म, है ना। तो
तो काउंसलिंग करें। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे दूसरी टेबल क्रमांक 2 में दिया है, वो क्या है वो देखें। इसको जरा गौर से देखते हैं हम लोग कि हमारी डिग्रियों की संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 4। तो हम देखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, इसके लिए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं इच्छित महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम, यानी आप पहले कौन सा चाहते हैं, तो प्राथमिकता क्रम का ऑनलाइन चयन शुल्क भुगतान कर लॉक करना होगा। किसको, सीट को। हम लोग लॉक करेंगे सीट को, ऑनलाइन जाएंगे, वहां पर उसे बोलेंगे कि इस साइट पर हम लॉक करें। कब से चालू होगी ये, 27/1/2021 से चालू हो जाएगी। और कब तक होगी ऑनलाइन की भरने की, 3/2/21 तक का। कितने तक होगी, 3/2/21 तक ये ऑनलाइन चलेगी, रात के 12 बजे तक। उसके बाद ये लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। कई अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो पूछेंगे पड़ोसी से और कुछ ऐसी ही कोचिंग से जो रनिंग में पीएटी नहीं करा रही हैं, या ऐसे भी कुछ टीचर्स पीएटी करा रहे हैं जिन्होंने कभी पीएटी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है। वो आपको गलत जानकारी दे करके आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। आप थोड़ी सी ध्यान दें कि आप उसी टीचर से ज़्यादातर कंसल्ट करें जिसने स्वयं पीएटी सिलेक्ट किया हो, स्वयं पीएटी में भाग लिया हो, स्वयं पीएटी सिलेक्ट होकर डिग्री की हो। कॉलेज की जानकारी तभी दे सकता है वो। यदि कहीं वो बिना इसके सिस्टम के किए हुए हैं तो वो आपको कभी पूरी जानकारी नहीं दे पाएगा। इसलिए आप अपनी जानकारी सही सटीक सही संस्था से लें। ठीक है, तो देखें आप, तो ये बात पूरी जानकारी हो गई। अब आती है तालिका 1.2 निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन। 27 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएंगे। आप ऑनलाइन फॉर्म भराएं, है ना। भरने के तुरंत बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने जहाँ रह रहे हैं घर से नजदीक कोई भी कृषि विश्वविद्यालय है वहां पर एक समिति गठित की जाएगी और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनका सत्यापन कराया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है मैं इसे लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ हम देख लें तो दस्तावेजों का सत्यापन यदि आपने नहीं कराया है, आप काउंसलिंग में बैठ तो गए लेकिन आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया है कॉलेज में जाके, तो आपको कॉलेज आवंटन नहीं हो पाएगा। यदि हो भी गया है तो कॉलेज में मिलेगा नहीं, आपको सीट छोड़ना पड़ेगी। तो बिल्कुल केयरफुली काउंसलिंग का ध्यान दें और नहीं कोई गलती हो गई तो आपकी सीट जा सकती है। आप अपने आप में होशियार ना बने और ऐसे लोगों से अक्सर ना पूछें। कई बॉयज का, कई लड़कियों का ये भी प्रॉब्लम होती है, वो अपने दोस्त से पूछ लेते हैं। तो जो मैं अभी बात बता रहा हूं, जो 2020 और 21 से नीचे वाले जितने भी सिलेक्ट स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों पुराने, उनसे कतई जानकारी न लें। पुराना सिस्टम 100% चेंज हो चुका है। और नहीं वो बताएंगे कि पहले हम पढ़ते थे तब 130 नंबर पर सिलेक्शन हो तो 125 हो तो तुम्हारा हो नहीं पाएगा। आपने दिमाग लगा लिया कि भाई साहब ने बोल दिए, और भाई साहब तो कह रहे हैं कब की बात, सन 1910 की, 12 की, 14 की, तब ऐसा होता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं बहुत हेर फेर बदल हो गया है। तो आप यदि कोई भी संशोधन, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कॉल लगा सकते हैं। मैं आपको नंबर लिख रहा हूं 9179318236, ये नंबर दिया है। मेरा पीएटी कोचिंग बीरबल धाकड़ बोल रहा हूँ ग्वालियर से। तो ये मेरा 21 साल का जो अनुभव है, लगभग 21 से 22 साल का, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो मैं सन 1900 तो मैंने पीएटी 1999 2000 में मैंने दिया था। तब से मैं पूरी काउंसलिंग की जानकारी हूँ, तब से पढ़ा भी रहा हूँ लगातार, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं करीबन, तो ये आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सत्यापन जरूर करा लें। यदि आप फार्म भरने में एलिजिबल हुए हैं तो सत्यापन जरूर करा लें। यदि सत्यापन नहीं कराया और यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको काउंसलिंग वो सीट नहीं मिल पाएगी काउंसलिंग में। दूसरा आता है काउंसलिंग शुल्क व आंशिक शुल्क का भुगतान। 9 तारीख से यदि आपका सिलेक्शन हो गया है ना, सिलेक्शन हो गया है तो आपको फिर से सीट लॉक करने का है। 9 से 12 ये अपन जा सकते हैं। 9/2
फरवरी में, 9 फरवरी को ये रिजल्ट आ जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। 9/2/21 से 12/2/21 रात 2 बजे तक हमारे को पूरा डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ पर आंशिक शुल्क यानी जैसे वो जो भी यूनिवर्सिटी शुल्क रखती है कि आप कॉलेज डन करो, आपका क्या होगा, अब वो लेटर आ चुका है, सिलेक्शन का लेटर आ चुका है, तो आप इसमें डन करके आंशिक शुल्क का मतलब हुआ कुछ फीस जमा कर दो। इससे सीट निश्चित हो गई कि आप लेना चाहते हैं। मान लो उदाहरण के तौर पर 5,000 उन्होंने भरने की गई, तो आपने 5,000 यानी आंशिक माने 5,000 रुपये फीस से लॉक कर दी सीट, तो इसका मतलब है कि आप लेने की इच्छुक हैं। उसके बाद आपने किस विद्यालय में आपको सीट मिली है, आपने काउंसलिंग करी कि मेरे को तो पहले ग्वालियर मिले, जबलपुर मिले, इंदौर पहले मिले, तो आपको इंदौर मिल गई है, आपने 5,000 रुपये मान लो जमा कर दिए। जो मैं बोल रहा हूँ 5,000 एक काल्पनिक है, यूनिवर्सिटी क्या फीस रखेगी वो निर्धारित करना। आंशिक महाविद्यालय आवंटित महाविद्यालय में अपन पहुंच जाएंगे, वहां पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों के साथ तक 10/2/21 से 12/2/21 तक 11 बजे से 5 बजे तक अवकाश यदि है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, अवकाश दिवस छोड़ दिया जाएगा। ओके, तो कुल मिला के ये है कि इस तरह अपने कॉलेज में पहुंचना है अपने वेरिफिकेशन किए हुए किसको कागजों को लेकर के। ओके, अब हम आगे की बात करते हैं इससे। प्रवेश के नियम और काउंसलिंग प्रक्रिया की कुछ बातें हैं वो समझ लो। तो प्रवेश नियम, काउंसलिंग प्रक्रिया एवं शुल्क की विस्तृत जानकारी या तो इस साइड पर देख लो या इस साइड पर देख लो या फिर इस साइड पर पूरी जानकारी है ना उपलब्ध, जिसमें सूक्ष्मता से यानी बारीकी से सारी बातों का अध्ययन कर लें, यानी क्या कर लें, जानकारी ले लें। तो क्या क्या लगना, प्रोफेशन हेतु एग्जाम बोर्ड मध्य प्रदेश बोलो पीएटी पुस्तिका में यहाँ जो पीएटी का जो रूल बुक थी उसमें जो नियम दिए हैं उन्हें पढ़ने की बात कही गई है। तो आपने पीएटी रूल बुक आपके पास नहीं होगी कोई बात नहीं है, रूल बुक में क्या जानकारी दी है वो मैं बता देता हूँ। सभी पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, यानी अपन कॉलेज जाएंगे डॉक्यूमेंट लेके, वहां पर हम देखेंगे कि हमारे सत्यापन किया जाएगा, ये कहीं फर्जी तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट गलत तो नहीं है, सत्यापन किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा सत्यापन, जरा देखो ये हमारे सामने महाविद्यालय दिए हैं और आप जहां भी रह रहे हैं घर उससे कहाँ नजदीक कौन सा महाविद्यालय आ रहा है, कृषि महाविद्यालय वहां जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में अपन जहां कहीं भी रह रहे हैं वहां से नजदीक किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में सत्यापन कराने जाएंगे। कई बार ये बहुत सारे छात्रों का अगले साल भी फोन आया, सर वेरिफिकेशन कहाँ कराएं, तो कोई किसी कॉलेज में जा रहा है, कोई किसी कॉलेज में, कोई नहीं जाएगा किसी कॉलेज में, केवल कृषि महाविद्यालय में ही क्या होगा वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट में। तो कहाँ कहाँ वेरिफिकेशन होगा, कहाँ कहाँ कृषि विश्वविद्यालय, एक लिस्ट दी आपके पास है। कृषि महाविद्यालय जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजवा सौदा, बारासिवनी, पवारखेड़ा, होशंगाबाद, ये पुस्तक में दिया है, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा है ना, मंदसौर, अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, आंचलिक अनुसंधान केंद्र भी दिए हैं इस बात, तो चंदनगांव, छिंदवाड़ा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर, यहाँ भी हम लोग अपने वेरिफिकेशन कराने जा सकते हैं। ओके, पेमेंट सीट पर उपलब्ध उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश पात्रता होगी जिन्होंने प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड मध्य प्रदेश पीएटी 2020 में आवेदन करते समय पेमेंट सीट को लॉक किया होगा, ऑप्शन टिक किया होगा, है ना, यस किया होगा। अर्थात ये बात कही गई है कि कुछ अभ्यर्थी ये चाहेंगे कि हमें पेमेंट सीट भी मिल जाए। क्या है, यूनिवर्सिटियों में पूरी जो फ्री सीटें हैं उनका 20% सीट किस पर है, 20% सीट पेमेंट सीटें हैं। तो एग्जाम में फॉर्म भरते समय, पीएटी का फॉर्म भरते समय उसमें ऑप्शन आता है कि आप पेमेंट लेने की क्षमता रखते हैं क्या, तो हम यस कर देंगे तो आज हमें पेमेंट सीट पर काउंसलिंग मिलेगी। यदि हमने उसी समय नो कर दी होगी या हमने गलती से नहीं भरा होगा या आपने जिस ऑनलाइन से फॉर्म भरवाया है वो जानकारी नहीं थी, तो आज आपको पेमेंट सीट भी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए जब भी पीएटी का फॉर्म भरवाएं अक्सर संस्था से पूछ लेना चाहिए जो पीएटी कराते हों। इससे क्या होगा, आपको सही जानकारी मिल जाएगी। तो गलत जानकारी से बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन रुकता है ना। चलो ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर। क्या है, दूसरा एक और दिया है ये
जरा ध्यान दो। प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल पुस्तिका 2020 में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। यानी उसमें जो रूल बुक में दिए गए सभी डॉक्यूमेंटों को कॉलेज में लेके पहुंचना है। ये नहीं बात करना शॉर्टकटली कि कौन से ले जाऊं कौन से नहीं ले जाऊं। आप पे जितने भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं सारे ले जाएं, बात खत्म। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल पत्र क्रमांक के अनुसार जुलाई 2019 तक संलग्न प्रारूप पत्र को प्रस्तुत करना होगा। जो बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है, जो जनरल में आते हैं, वो भी आपको ले जाना उचित होगा। आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छाया प्रति ब्लैक एंड व्हाइट ना ले जाएं। क्या कही गई है? आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छाया प्रति विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय जमा कराना होगी। कैसी कराना होगी? प्रवेश के समय जमा कराना होगी। वेरिफिकेशन पे कलर कॉपी नहीं ले जाना है आपको, वेरिफिकेशन पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों के साथ कॉपी ले जाना है। ठीक है। अब आता है अपग्रेडेशन विकल्प केवल प्रथम चक्र में ही उपलब्ध होगा। ये क्या है अपग्रेडेशन? अपग्रेडेशन सुन लो भाई क्या होता है कि जब मैंने कोई फॉर्म वो काउंसलिंग कराई है और मैंने सबसे पहले कौन सा कॉलेज भरा, मान लो मैं ग्वालियर में हूं तो ग्वालियर का भर दिया, दूसरा मैंने जबलपुर का भर दिया, तीसरा मैंने इंदौर का भर दिया, लेकिन मेरे को इंदौर ही मिली, फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे तो फर्स्ट ग्वालियर मिलना चाहिए, तो मेरे को एक अपग्रेडेशन का देगा कि सर दोबारा एक बार कोई सीट खाली हो तो ग्वालियर मुझे मिल जाए। इसको अपग्रेडेशन बोलते हैं, चेंजिंग कहेंगे उसको अपन लोग। तो मौका मिल सकता है यदि कोई उनके पास ऑप्शन आता है तो आपको इंदौर का जगह आपको ग्वालियर आपने चॉइस करी, तो आपको चॉइस के अनुसार देने की प्राथमिकता उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है। कहीं नहीं मिला तो आप फिर से उन्हें एक बार क्या करा सकते हैं? अपग्रेडेशन करा सकते हैं। ठीक है। ये दिया है अपग्रेडेशन। चलो ठीक है। यानी बार बार अपग्रेडेशन नहीं होगा, पहली काउंसलिंग के पहले राउंड में ही ये अपग्रेडेशन हो सकता है। ओके ठीक है। तो अपग्रेडेशन कहाँ हो सकता है? पहली में ही। तो हम बात कर रहे हैं अगली, अपग्रेडेशन विकल्प केवल प्रथम चक्र में ही होगा। ठीक है। दूसरी बार काउंसलिंग में कोई काउंसलिंग होती है जिसमें सेकंड राउंड लगता है, कुछ बच्चे खाली नहीं पहुंचे, वहां सीट खाली रह जाती हैं, तो उसमें अपग्रेडेशन का सिस्टम नहीं मिलेगा। केवल क्या कहिए? प्रथम चक्र में। प्रथम चक्र की काउंसलिंग क्रिया पूर्ण होने के पश्चात, यानी पूरी क्रिया हो गई, फिर भी रिक्त सीटों का महाविद्यालय एवं श्रेणीवार जानकारी इन्हीं पर रहेगी कि कितने तक की लिस्ट में बच्चे जा चुके हैं, कितने लड़के पास आउट उन्होंने हो गए हैं यानी काउंसलिंग करा ली है। इसमें उन बच्चों के सिलेक्शन होने के बावजूद भी यदि सीटें खाली रह गई हैं तो हम द्वितीय चक्र चालू करेंगे, द्वितीय काउंसलिंग के लिए ऑप्शन देते हैं। तो उन छात्रों ने काउंसलिंग पहले करी थी उन्हीं को ही मिलेगी, अब काउंसलिंग का मौका फिर नहीं मिलता है। ठीक है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर साइड पर मिलेगी है ना, रिक्त सीटों का आवंटन द्वितीय चक्र में जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पहले हो चुका है उन्हीं का होगा। यदि पहले राउंड में सत्यापन नहीं किया और अब काउंसलिंग में आप आ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले ही कह रखा है कि आपका यदि आ रहा है काउंसलिंग में नंबर तो सत्यापन कराने कॉलेज जरूर जाए। ओके। तो चुका है, उन्हीं अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर ऑनलाइन आवंटन किया जाएगा। आपको ऑनलाइन का मतलब है कि जहां से आपने फॉर्म भरा है वहां से जानकारी लेते रहें, या फिर कोचिंग से पता कर लें, या फिर आप क्या नाम है इसके अपनी मोबाइल पर जानकारी लेते रहें, बार बार इधर उधर ना पूछें, है ना। ठीक है। इस प्रकार से मैं आगे की बात बताता हूँ हमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, है ना। काउंसलिंग में भी फॉर्म भरते समय या जो कॉलेज हैं उनको चॉइस करते समय किसी अपने जानकार की जरूर क्या रखें, थोड़ी क्या लें, जानकारी लें, अन्यथा क्या हो सकता है कि गलतियां भी हो सकती हैं, है ना। तो अब मैं बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। तो देखो अब मैंने जो बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग। तो अपन लोग काउंसलिंग में जाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं, तो एक बार इसका जो है मैं मोबाइल नंबर भी लिख देता हूं।
ठीक है, तो इस पे आप मेरे को वो कर सकते हैं। और इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप कि एग्जाम में जाते वो क्या नाम काउंसलिंग में जाते समय यदि आपको ध्यान नहीं रहे तो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें मोबाइल से, तो इसमें आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, पहली प्राथमिकता है हमारे सामने MPPET 2020 का जो स्कोर कार्ड है, जैसे अपन रिजल्ट बोल रहे हैं, वो रिजल्ट ले जाना है। ठीक है, कलर कॉपी हो सके तो कलर कॉपी कल निकलवा लेना, नहीं तो जो नेट से निकल रही वो तो लेना ही लेना है। MPPET 2020 का एडमिट कार्ड भी ले जा सकते हैं, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे सामने। TC और माइग्रेशन, ये हमारे लिए मेन मुद्दे की बात है। TC माइग्रेशन ओरिजिनल लगेंगे आपके। 10th 12th की मार्कशीट एंड फोटो कॉपीज, इनकी फोटो कॉपी सेट ले जाना है। मेरे हिसाब से शायद 5 या 6 सेट करीबन आपको लग सकते हैं, इसलिए 5 या 6 सेट करा लें, बाकी देख लेना। अब आता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ज़्यादातर नहीं होगा तो आपकी 10th की अंक सूची मान्य की जाती है। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आवश्यक है, जो लोग ST SC OBC में आते हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, ले जाना है। रेसिडेंसी प्रूफ हो, जैसे हमारा आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, जिससे आप कहाँ रहते हैं इसकी जानकारी हो जाती है। एनी ID प्रूफ, आप यही है कि नहीं है, जैसे कि आधार कार्ड है, ये भी ले जा सकते हैं। आधार कार्डों में आपके डॉक्यूमेंटों की पूरी जानकारी रहती है। दूसरा, 4 पासपोर्ट अपने पास है ना, फोटो ले जाएं, और वही फोटो ले जाएं कौन से वाले जो आपने वो PET का फॉर्म भरते समय लगाए थे, चेंज ना करें, परेशानी हो सकती है। इसलिए क्या है, वही फोटो ले जाएं जो आपके अंक सूची पे चिपका हुआ है, वही फोटो ले जाएं जो आपने PET के उसमें क्या नाम है उसको फॉर्म भरते समय लगाए थे। बैंक की पासबुक हो तो बैंक की पासबुक ले जाएं, है ना। और एप्लीकेशन फॉर्म है अपने पास, उसको ले जाएं। कौन सा वाला, जब PET में एग्जाम देने गए थे तब आधा फाड़ के आपको दिया था, उसमें गोल सील लगी होगी सेंटर की, वो वाला आपको ले जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा ले जाना है आपको, जब PET में गए थे आप एडमिट कार्ड लेके, उस एडमिट कार्ड को जो वहां से फाड़कर आधा शेष दिया था उसको आप ले जाएं। अब प्रश्न ये उठता है, थोड़ा सा ये सब क्लियर हो गए। अब मैं आपको बताता हूं कि कट कहां तक जा सकता है। ठीक है, चलो अब आपको मैं बताता हूं कि कट ऑफ कहां तक जाने की एक संभावना है। तो अब मैं आपको अगले जो नेक्स्ट ईयर में 19-20 के लिए जो काउंसलिंग की कट ऑफ रहा था, क्या रहा था, कट ऑफ रहा था, उसके बारे से उस हिसाब से अपन बात करेंगे 20-19 में, 19-20 में, है ना, किसमें 19-20 में जो कट ऑफ रहा था उसके हिसाब से। तो पार्सल जो कट ऑफ रहा था उसमें ये रहेगा, ये UR का मतलब अनरिजर्व ओपन वर्ग में बॉयज का लगभग 114.25 और गर्ल्स का, है ना, गर्ल्स का कितना रहा था, या फीमेल कह सकते हैं अपन लोग 90.02। उसी प्रकार ST बॉयज का 86.93 रहा था और गर्ल्स का 79.61 रहा था। SC का बॉय का 93 रहा था करीबन, और SC में गर्ल्स का 79.3 रहा था, और OBC में बॉयज का 114.9 रहा और गर्ल्स का 103.25। करीबन ये जो रेशियो पार्सल रहा था मेरे अनुमान से लगभग। तो अब हम लोग बात करते हैं करीबन, इसमें शॉर्टकटली बता देता हूं कि इससे कम ही रहेगा, ज्यादातर कम ही रहेगा। क्या होगा, रहेगा, अक्सर पार्सल से कम ही रहेगा, ज्यादा जाने की संभावना मुझे नजर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि जिन लड़कों के, जैसे मेरे एक स्टूडेंट था सनत दुबे, उसके करीबन 113 कुछ नंबर थे, है ना, उसको उस पर मिला था। तो यहाँ से हम बात करें 113-14 नंबर थे उसके, तो उसकी 750 करीबन रैंक थी, और इस बार करीबन 750 रैंक तो और कम नंबर पे ही आ गई है ना, कई स्टूडेंटों की। तो उस हिसाब से ये कम रहने की संभावना रह रही है। तो ये आपको कट ऑफ इससे नीचे जाएगा लगभग। हम एक अनुमान बता सकता हूँ आपको, है ना, क्या कट ऑफ रहने की संभावना हो सकती है। तो करीबन हम बात कर सकते हैं अनरिजर्व बॉयज का 114 से लगभग 108 नंबर तक जाने की संभावना रह सकती है ना।
गर्ल्स की लगभग ये भी हमारे पास 85 नंबर तक की जाने की संभावना रह सकती है। EWS की तो और भी कम 80 नंबर तक की जाने की संभावना रह सकती है। इनकी EWS को अलग से मानेंगे अपन लोग, EWS है ना, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन वाले, तो इनकी मतलब करीबन 5 नंबर के करीब आप बस मान लो आप कम जाने की संभावना है। 86 है तो आप 80 मान के चलो करीबन इसका, है ना, और एवरेजली, और बॉयज़ का इसमें 5 नंबर आप कम कर दो तो करीबन अपन बस एवरेजली मानते हैं 74 के आसपास जाने की संभावना है इसमें, है ना। इसमें बॉयज़ में SC में हमारे पास 93 गई है तो हम बात मान सकते हैं कि 88 तक अनुमान जा सकती है ना। गर्ल्स की लगभग कितनी है 79, तो अब 74 तक जाने की संभावना है पूरी, और बॉयज़ में 114 है तो करीबन 108 तक जाने की मेरी अनुमान है यहाँ तक, है ना। और गर्ल्स में ये करीबन मेरा अंदाज इस बार कम है, गर्ल्स कम बैठी थी तो ये 95 नंबर तक जाने की संभावना है। कितने तक की? 95 तक जाने की संभावना है। 95 से कम ही जा सकती है ये, तो ये लगभग संभावना बैठ रही है ना। यदि इसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप काउंसलिंग वो क्या नाम कोचिंग ज्वाइन कीजिए, चाहे तो ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए, आपको एक विशेष छूट भी दी जाएगी यदि आप अपनी अंक सूची दिखाते हैं कि सर हमने ड्रॉप दिया था। और वो किसी भी कोचिंग का स्टूडेंट हो जो ड्रॉपर है, मैं उसके लिए कुछ अलग से कंसेशन करूँगा ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए। वो मेरे पर आकर के बिल्कुल ऑफिस पर संपर्क करें, फ़ोन पर कभी बात ना करें इस संबंध में, क्योंकि मैनेजर बात करता है इस संबंध में, मैं स्वयं बात करूँगा। इसलिए आप फ़ोन पर ये बात ना करें मेरे से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, घर बैठे ही बिस्तर में ही आपको सब कुछ जानकारी चाहते हो, ऐसा नहीं। आपको यदि आना है आप कोचिंग आइए, है ना। और इस बार मैंने जो स्टूडेंट्स हैं इसमें 9वीं रैंक उसने हासिल की है, मेरे स्टूडेंट ने कितनी करी है? 9वीं रैंक हासिल की है मध्य प्रदेश में, है ना, रिजर्व कैटेगरी में। किसमें? रिजर्व कैटेगरी में। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। इस बार मेरे जो बैच थे उनमें से 40 से 45% लड़के सेलेक्ट हो चुके हैं। तो मैं उन लोगों को या उन स्टूडेंटों को भी धन्यवाद दूंगा जिन स्टूडेंटों ने 12वीं के साथ भी अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया है। 12वीं के साथ सिलेक्शन हुए हैं। 5-7 लड़के ऐसे भी हैं जो कि 12वीं भी पढ़ रहे थे और कंपटीशन भी पढ़ रहे थे, दोनों के बैच ज्वाइन करते थे। तो दोनों के बैच ज्वाइन करने से फायदा ये हुआ कि एक तो 90% उनकी 12th में गई, क्योंकि PAT उन्होंने डिटेल पढ़ा था, तो उसका फायदा किसको मिल गया? 12th में सारी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। तो जो स्टूडेंट इस समय 11th में है 12th में है वो अभी से ज्वाइन कर लें। कहाँ से करना है? अभी से ज्वाइन कर। यदि वो ग्वालियर नहीं आ सकते हैं तो मेरी एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस के नाम से, उसमें मेरा गोल्ड रिंग में फोटो दिखाई देगा, उसको क्लिक कर लें। ओके, उसके बाद आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आपके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि जिन छात्रों के सिलेक्शन हो जाएंगे, नहीं होंगे उस फिर तैयारी करें। इस बार एक बात का और विशेष ध्यान दें कि इस बार स्टूडेंट शहर में कम आया है, ऑनलाइन जरूर क्लास ले रहा है, तो वो जो तैयारी होनी थी वो कई स्टूडेंटों की नहीं हो पाई है। इसलिए मेरे से जो स्टूडेंट इसमें जल्दी से जल्दी जुड़ गए उनके सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। मैं गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार स्टूडेंट कम बैठने की संभावना नजर आ रही है। ओके, तो अब क्या है, आप लोग मेरे जो चैनल आप देख रहे हैं जिनसे आपको ये पूरी जानकारी मिली, यह जानकारी आप लोगों को उन छात्रों को भी पहुंचाना है जो इसके संपर्क में नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है? कि इसको तुरंत फटाफट शेयर करो। मैं यहाँ देखूंगा कि आपकी शेयर कितने आते हैं। जो आपने देखा है उनकी सारे मैं मैनेजर से बोल के बोलूँगा कि शेयर देखो कितने लोगों ने किया है। तो आपके लिए एक पुण्य कमाने का बहुत बहुत अच्छा मौका है कि आप उन छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और कम से कम एक स्टूडेंट 10 शेयर करे। वो प्रॉमिस करो कितनी? 10 शेयर करेंगे हम लोग। और क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, और बेल आइकन का भी दबा देंगे, जिससे मैं अगली वीडियो जो भी डालूंगा एग्रीकल्चर GS की, है ना, और भी काउंसलिंग संबंधी 28 तारीख तक और भी वीडियो आ सकती है अपनी। तो ये बात है ना। उसके अतिरिक्त भी आपको जॉब संबंधी जानकारी लेना है, कहाँ एग्रीकल्चर में जॉब लगती है, तो ये पूरी डिटेल्स दी है। उसके बाद इसकी जो आपकी लिंक दी गई है वीडियो के नीचे, क्या दी गई है? लिंक दी गई हैं। तो उन लिंकों को अपन लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर सभी की आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दी हैं, आप उनसे मेरे से जोड़ सकते हैं। समय समय पे आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज मिलती रहेगी, है ना। ओके।